नमस्कार। सक्सेस एरिया के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं विक्की रंजन आपका स्वागत करता हूं। आज सक्सेस एरिया जेटेट और सीटेट की कक्षाएं शुरू कर रही है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके सिलेबस को कि जेटेट और सीटेट में भूगोल के अंतर्गत किन किन चीजों को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है सौरमंडल। सौरमंडल में जो पृथ्वी है उसको हम लोग अच्छे से जानेंगे, क्योंकि यही वो ग्रह है जहां पे हम लोग रहते हैं। उसके बाद है वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद जलमंडल को पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है पर्यावरण, जहां पे हम लोग जानेंगे भौतिक पर्यावरण के बारे में एवं मानव पर्यावरण के बारे में। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ऋतु के बारे में कि हमारा जो देश है उसमें कौन कौन सी ऋतुएं आती है, कब आती है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में हम लोगों को पढ़ना है भूमि, मिट्टी, खनिज और वनस्पति के बारे में। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मानव संसाधन के बारे में। मानव संसाधन के बाद कृषि, कि कृषि एक बहुत बड़ा योगदान रखती है हमारे देश में, क्योंकि यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं वे कृषि पे निर्भर करते हैं। तो हम लोगों को कृषि भी दिया हुआ है सिलेबस के अंतर्गत, तो इसको भी जानना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे उद्योग को। और जो सबसे लास्ट है हमारा झारखंड, क्योंकि ये जेटेट है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी के सिलेबस को। तो ज्योग्राफी में क्या क्या पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे लास्ट आता है झारखंड राज्य। तो झारखंड राज्य से ज्योग्राफी विषय में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो सिलेबस है उसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर कॉपी में नोट्स कर लीजिए इसको। अभी हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। अभी हम लोग जानेंगे सौरमंडल के बारे में। चलिए, हमारा सौरमंडल। सौरमंडल को जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा ब्रह्मांड के बारे में। अब क्यों जानना पड़ेगा ब्रह्मांड के बारे में? तो क्योंकि हमारा जो सौरमंडल है, सूर्य परिवार, वे कहाँ पे स्थित है? तो हमारे ब्रह्मांड में स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं ब्रह्मांड की सैर। ब्रह्मांड में घूमते हैं, कौन कौन सी चीजें हम लोगों को मिलती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ब्रह्मांड की सैर। इसी में हम लोग जानेंगे सौरमंडल के बारे में। तो ब्रह्मांड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? ब्रह्मांड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो छोटा से छोटा कण से लेकर बड़ा से बड़ा कण तक जब मिलता है तब ब्रह्मांड कहलाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि छोटा कण को हम लोग क्या कहते हैं और जो बड़ा कण रहता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा, ये दोनों जब मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है? तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है। जब अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा ये दोनों मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? ब्रह्मांड का। क्योंकि हमारे जो ब्रह्मांड है वहां पे दो ही चीज पाया जाता है, एक तो अस्तित्वमान द्रव्य और दूसरा
ऊर्जा, ये दोनों जब मिलते हैं तब ब्रह्मांड का निर्माण होता है। आइए, ये जो अस्तित्वमान द्रव है इसका मतलब क्या है? तो अस्तित्वमान द्रव का मतलब होता है सूक्ष्मतम अणु से लेकर महाकाय आकाश गंगा तक। सूक्ष्मतम अणु से लेकर महाकाय आकाश गंगा तक। महाकाय आकाश गंगा तक, सूक्ष्मतम अणु से लेकर महाकाय आकाश गंगा तक, इसी को हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं? तो अस्तित्वमान द्रव्य। और ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब होता है ताकत, कि हमारे अंदर जो ताकत है उसी को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा, ये दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है वही क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड कहलाता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इसका पेश किया, अलग अलग सिद्धांत दिए कि ब्रह्मांड का निर्माण। किसी ने बोला कि ब्रह्मांड का निर्माण महाविस्फोट सिद्धांत से हुआ है, तो किसी ने इसका कटाक्ष किया और बोला कि नहीं, इसका निर्माण स्फीति सिद्धांत के अंतर्गत हुआ है। और कोई बोलता है कि साम्यावस्था या फिर सतत सृष्टि सिद्धांत है उसके आधार पर इसका निर्माण हुआ। कोई बोलता है कि दोलन सिद्धांत के आधार पर इसका निर्माण होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें सबसे अधिक जो मत मिला है वो किसको मिला है? तो सबसे पहला जो आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संदर्भ में चार प्रमुख सिद्धांत हैं। चार प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला जो है महाविस्फोट सिद्धांत, ए नंबर है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत इसको किन्होंने दिया? तो इसके जो जनक हैं वो किनको माना जाता है, किनको बोला जाता है? तो एब जॉर्ज लेमेंतर, या फिर इसको जॉर्ज लेमेंडर के नाम से भी जाना जाता है, तो जॉर्ज लेमेंतेयर। और कब देते हैं? तो 1894 और 96, यही वो साल था जब एब जॉर्ज लेमेंडर जो है वे क्या करते हैं? तो महाविस्फोट सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। और ये जो सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत, ये सर्वाधिक मान्य है। अब चलिए, ये जब सर्वाधिक मान्य है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान भी लेते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या है। तो इन्होंने बताया इस सिद्धांत में कि महाविस्फोट सिद्धांत जो है एक सबसे पहले जो हमारी ब्रह्मांड थी छोटे से मटर के दाने की जैसी थी। और क्या होता है, अचानक से हलचल होता है और ये जो मटर का दाना है वो क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। और विस्फोट होने के बाद इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है अभी तक क्या होते जा रही है? बढ़ते जा रही है। तो इसी के आधार पर इसका प्रतिपादन हुआ, कि इसी के आधार पर वो बताया कि ये जो महाविस्फोट सिद्धांत है वही है किसका जनक? तो हमारा ब्रह्मांड का जनक है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसका कटाक्ष किया और बोला कि नहीं, ये जो सिद्धांत है उसको हम नहीं मानते। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार का सिद्धांत दिया और चार जो प्रमुख सिद्धांत है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा है स्फीति सिद्धांत।
स्फीति सिद्धांत। इसको किन्होंने दिया? तो अलेन गुथ। अलेन गुथ। उसके बाद आता है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत। साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत। इसके जो जनक हैं उनका नाम क्या है? तो थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी। थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी। उसके बाद जो हमारा लास्ट है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? तो डॉक्टर एलन संडेजा। डॉक्टर एलन संडेजा। चलिए, जब हम लोग ब्रह्मांड के बारे में जान रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा निहारिका एवं आकाश गंगा के बारे में। निहारिका क्या है, किसको हम लोग कहते हैं, और आकाश गंगा हम लोग किसको कहते हैं? तो निहारिका का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें सबसे अत्यधिक जो पाए जाते हैं हाइड्रोजन गैस पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस का जब संचयन होता है तब क्या विशाल बादल का निर्माण होता है, और वही किसके नाम से जाने जाते हैं? तो निहारिका के नाम से जाने जाते हैं। तो इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग निहारिका के बारे में चर्चा करेंगे और आकाशगंगा को जानते हैं। निहारिका एवं आकाशगंगा। निहारिका एवं आकाशगंगा। निहारिका का मतलब क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल का संचयन। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल का संचयन। हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल का संचयन। और आकाशगंगा हम लोग किसको कहते हैं? तो असंख्य तारों के समूह को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। असंख्य तारों के समूह, ये क्या कहलाते हैं? तो आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। अब ये जो तारे हैं उनका निर्माण कैसे होता है? तो जब हाइड्रोजन गैस का संचयन होता है और विशाल बादल बनते हैं, और जब ये बादल जो होते हैं धीरे धीरे संगठित होते जाते हैं, तो इसी से किसका निर्माण होता है? तो लाखों तारों का निर्माण होता है। तो इससे किसका निर्माण हुआ? तो असंख्य तारों के समूह का निर्माण होता है, जिसको हम लोग आकाशगंगा कहते हैं, और ये निर्माण की प्रक्रिया है। सबसे पहला निहारिका। निहारिका का मतलब हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल, बादल का जमा होना ये निहारिका कहलाता है। और यही निहारिका से फिर किसका निर्माण होता है? तो असंख्य तारों का निर्माण होता है। तो ये थी हमारी निहारिका एवं आकाशगंगा। अब हम लोग जानते हैं कि तारों का निर्माण कैसे होता है, तारों के निर्माण में कितने वक्त लगते हैं। तो सबसे पहले जो बताया गया है कि तारों का निर्माण आज से लगभग कब होता है? तो 5 से 6 अरब साल पहले।
आज से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले किसका निर्माण हुआ था? तो तारों का निर्माण हुआ था। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं हमारी जो आकाशगंगा है, मतलब पृथ्वी की जो आकाशगंगा है, जिसको हम लोग मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, तो मंदाकिनी के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तब तक 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। चलिए पृथ्वी की अपनी आकाशगंगा, पृथ्वी की अपनी आकाशगंगा, पृथ्वी की अपनी आकाशगंगा। पृथ्वी की जो अपनी आकाशगंगा है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो मंदाकिनी। मंदाकिनी पृथ्वी की अपनी आकाशगंगा है। इसका आकार कैसा है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। इसका आकार, तो इसका आकार सर्पिल है। इसका आकार कैसा है? सर्पिल, सांप के जैसा है। इसका विस्तार, आकार के बाद विस्तार, ये जो हमारी मंदाकिनी है उसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो 80,000 प्रकाश वर्ष। इसका विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष, 80,000 प्रकाश वर्ष। उसके बाद ये जो मंदाकिनी है इसके केंद्र को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो मंदाकिनी का जो केंद्र होता है उसको हम लोग बल्ज कहते हैं। जब बल्ज के अंदर जाएंगे तो एक क्वासर मिलेगा, और वही क्वासर के अंदर जब हम लोग चले जाते हैं तो हम लोगों को विवर, जिसको हम लोग ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ब्लैक होल बहुत चर्चा का विषय रहा था कि कोई भी वस्तु जब ब्लैक होल में जाती है तो वे क्या हो जाती है? तो उससे लाखों गुना छोटी हो जाती है सिकुड़ के। उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि ब्लैक होल जो होता है वो कहाँ पे स्थित होती है। इसका विस्तार हो गया 80,000 प्रकाश वर्ष। इसके केंद्र का नाम, इसके केंद्र का नाम, इसके केंद्र का नाम क्या चीज है? बल्ज। बल्ज। जब बल्ज के अंदर हम लोग जाएंगे, बल्ज के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? क्वासर मिलेगा। बल्ज के अंदर जब हम लोग चले गए तो हम लोगों को क्या मिला? क्वासर। अंदर क्वासर मिला। अब क्वासर के अंदर हम लोग जाएंगे, क्वासर के अंदर, क्वासर के अंदर हम लोगों को मिलता है कृष्ण विवर। कृष्ण विवर, कृष्ण विवर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लैक होल। ब्लैक होल कहते हैं। ये इसके अंदर जाने पे हम लोगों को मिलता है। देखिए उसके बाद हमारा जो सौरमंडल है, चलिए इसका द्रव्यमान सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना होता है। ये जो हमारा कृष्ण विवर है इसका द्रव्यमान,
कृष्ण विवर का द्रव्यमान, जो हमारा ब्लैक होल है इसका द्रव्यमान सौर मंडल से 3 गुना अधिक है। द्रव्यमान सौर मंडल से 3 गुना अधिक, सौर मंडल से 3 गुना अधिक किसका द्रव्यमान है? तो कृष्ण विवर का। चलिए अब हम लोग जब बल्ब के अंदर चले जाते हैं, ये जो बल्ब है उसके चारों तरफ, बल्ब के जब चारों तरफ घूमते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? तो एक घूर्णनशील भुजा मिलती है। ये जो हमारा बल्ब है इसके चारों तरफ एक घूर्णनशील भुजा मिलती है, बल्ब के चारों तरफ। अब इसी में हमारा जो बाहर है बल्ब के चारों तरफ, इसको लिख लीजिए, बल्ब के चारों तरफ एक मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा है, मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा है। और ये जो मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा है इसी में हमारा सौरमंडल स्थित है। इसी में हमारा क्या स्थित है? तो सौरमंडल। इसी में हमारा सौरमंडल स्थित है। तो अभी हम लोगों ने देखा ब्रह्मांड के सैर में सबसे पहले जाना कि ब्रह्मांड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो ब्रह्मांड में उपस्थित होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो संदर्भ में कितने सिद्धांत मिले हम लोगों को, कि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मांड में निहारिका और आकाशगंगा जो सबसे बड़े 2 भाग होते हैं उसको हम लोगों ने देखा कि निहारिका हाइड्रोजन गैस का बना विशाल बादल होता है और आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि हमारी जो पृथ्वी की अपनी आकाशगंगा है जिसको हम लोग मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है पृथ्वी की अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं और उसको हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसीलिए आप लोग ये जो टॉपिक है हमारा पृथ्वी की अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका आकार सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका आकार कैसा होता है, सर्पिल होता है। इसका विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष है, 80,000 प्रकाश वर्ष। इसके केंद्र का नाम क्या है? तो बल्ज। जब बल्ज के अंदर हम लोग चले जाएंगे तो हम लोग क्वासर में पहुंचेंगे और क्वासर के अंदर जब हम लोग चले जाएंगे तो कृष्ण विवर मिलता है हम लोगों को। अब कृष्ण विवर जो होता है वो द्रव्यमान इसका कितना होता है? तो सौर मंडल से 3 गुना अधिक, जिसको हम लोग ब्लैक होल के नाम से भी जानते हैं। चलिए उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारा जो बल्ज है, बल्ज के चारों तरफ एक मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा होती है। जब बल्ज के चारों साइड हम लोग घूमेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? एक घूर्णनशील भुजा। और ये जो घूर्णनशील भुजा होती है कौन होती है? मध्यवर्ती। और यही मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में हमारा जो सौरमंडल है वो उपस्थित है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो सौरमंडल है वो किस घूर्णनशील भुजा में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि तारों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि तारों का निर्माण कैसे होता है, तारों का जन्म, तारों का जन्म और उसकी मृत्यु, इसको देख लेते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे तारों के जन्म के बारे में, कि तारों का जन्म कैसे होता है और इसकी मृत्यु कैसे होती है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, तारों का जन्म एवं इसकी मृत्यु, इसी से संबंधित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर वीडियो सबसे पहले आप देखना चाहते हैं कि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए, तो इसके लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।